देखिए, लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम में जो है हमने एंटीजन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें उसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमको दूसरा पॉइंट जो है डिस्कस करना है, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, या इसी को हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है। जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे बॉडी में ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप करती हैं। तो इसके लिए आपको एक डायग्राम बना के बताया गया था। एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एंटीबॉडी होता है वो पॉलीपेप्टाइड। नेटवर्क इशू होगा बेटा तुम्हारी तरफ, एक बार चेक कर लो। जो हमारा एंटीबॉडी होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ टिपिकली वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। देखिएगा, अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो ये टिपिकली वाई शेप का स्ट्रक्चर जो होता है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना हुआ होता है। दो जो होती हैं आपकी हैवी चेन होती हैं, ये दो जो होती हैं ये लाइट चेन होती हैं। हैवी चेन और लाइट रीजन में दो रीजन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो आपको व्हाइट वाला रीजन दिख रहा है ये कहलाता है कांस्टेंट रीजन, और इसमें जो लाइट चेन में आपको दिख रहा है ग्रीन वाला पार्ट, ये कांस्टेंट रीजन कहलाता है। जबकि रेड वाला रीजन जो दोनों एंड पर पाया जा रहा है लाइट चेन और हैवी चेन के, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन। और ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं वो आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए पाए जाते हैं ये। ठीक है। जो हैवी चेन होता है, विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन? जो हैवी चेन होता है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है 50,000 डाल्टन, 50,000 डाल्टन होता है। जबकि लाइट चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 25,000 डाल्टन। तो दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है, तो नियर अबाउट जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ओवरऑल वो होता है 1,50,000 डाल्टन। ये ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट होता है किसी भी एंटीबॉडी का। तो 5 तरह की एंटीबॉडी होती हैं: आईजीए, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई एंड आईजीएम। ये 5 तरह की एंटीबॉडी हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये टिपिकली वाई शेप का एंटीबॉडी होता है जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें दो हैवी चेन होती हैं और दो लाइट चेन होती हैं। ठीक है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। जो एंड होता है, वेरिएबल रीजन होता है, यहाँ पर जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट पाया जाता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। इसी से कोई भी एंटीजन जो होता है वो आकर जुड़ता है। कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी से इसी लोकेशन या प्लेस पर आकर जुड़ता है। यही आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिएगा। ये जो है आपका हैवी चेन है, ये आपका लाइट चेन है,
ये लाइट चेन हो गया। जो अगला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो है, ये कहलाता है वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन है इस तरफ वाला, और इस तरफ वाला होगा वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। तो जो सुपरफिशियल एंड होता है, किनारे वाला हिस्सा जो होता है, ये आपका कहलाता है वेरिएबल रीजन। मतलब ये एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी जो है वो वेरी करता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो होता है एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन से ही जुड़ता है। ठीक है। हैवी चेन और लाइट चेन में जिस जगह से एंटीजन जाकर के जुड़ता है उसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, और पैराटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराटोप। तो देखिए, ये स्पेस जो है ये कहलाता है पैराटोप। और एंटीजन का वह साइट जो एंटीबॉडी से जाकर जुड़ता है, यानी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है, मतलब एंटीजन का वह साइट जो एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी से जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं ईपीटोप। तो एंटीजन का ईपीटोप जो होता है वो एंटीबॉडी के पैराटोप से जाकर जुड़ता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इसको मैं अलग अलग कर दूं, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये साइड जो है ये कहलाता है ईपीटोप। ठीक है। जो एंटीबॉडी के स्पेशल रीजन से जाकर जुड़ता है, तो एंटीबॉडी का वह स्पेशल रीजन जो होता है वो पैराटोप कहलाता है। तो ईपीटोप जो होता है वो पैराटोप से जुड़ता है। ये डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बस इसमें इतना ही है, तो पॉइंट देख लेंगे। ह्यूमोरल इम्यूनिटी या इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, एएमआई बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। दिस इम्यून सिस्टम इज बेस्ड ऑन द बी lymphocyte that is 10 to 20%, and these B lymphocyte secretes the antibodies। तो बी lymphocyte जो है यहाँ पे क्या करती हैं? एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं, और यही एंटीबॉडी जो होता है वो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन को ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन। These are the complex glycoprotein molecule made up of 4 polypeptide chain, that is 2 light and 2 heavy chains। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जिसमें 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन होता है। These 2 chains held together by the disulfide bond in the shape of Y molecule। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, एक वाई शेप का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं ये। फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज देखिएगा। एंटीबॉडीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं? पहला है ए ग्लूटिनेशन। एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है वो कहलाता है ए ग्लूटिनेशन। एंटीबॉडी अटैच विद द एंटीजन which is present on the surface of pathogens and destroy the pathogen by the cell lysis। तो जो कोई भी पैथोजन होगा, मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो इसकी सेल सरफेस पर इसका एंटीजन पाया जाता है। ठीक है। और इसी एंटीजन से जो है एंटीबॉडी आकर जुड़ता है, और एंटीबॉडी जैसे ही जुड़ेगा तो इस सेल का ब्रेकडाउन शुरू कर देगा, इस सेल की लिसिस शुरू कर देगा और इस पैथोजन को खत्म कर देता है। सेकेंड इज ऑप्सोनाइजेशन। coating of bacteria, that is agglutinin, with opsinin antibody, that is IgG or IgM, facilitate the phagocyte cells, and these antibodies are opsinin promote phagocytosis by the combination with the antigen। तो जैसे ही कोई पैथोजन जो होता है
उस पैथोजन की सरफेस पर उसका एंटीजन होगा, उस एंटीजन से आकर एंटीबॉडी जुड़ेगा, और एंटीबॉडी जब जुड़ जाएंगे तो ये एंटीबॉडी जो है अपने पास फाइगोसाइटिक सेल को स्टिमुलेट करती हैं, बुलाती हैं, जिसकी वजह से ये फाइगोसाइटिक सेल इस कंप्लीट सेल को क्या करती है, इंगल्फ कर जाती है, यानी डाइजेस्ट कर जाती है। थर्ड देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेज द टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया बाय अटैचिंग विद देम। तो वो एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया के एंटीजन के साथ जुड़ता है और उसके टॉक्सिक केमिकल यानी हार्मफुल केमिकल को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स इन द ह्यूमन। अलग अलग तरह के इम्यूनोग्लोबिन्स यानी एंटीबॉडी के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ दिया है ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज, यहाँ दिया है टोटल क्वांटिटी, मेन कैरेक्टर्स एंड अकरेंस, और उसका फंक्शन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे इस चार्ट में आपको 5 तरह की एंटीबॉडीज दिख रही होंगी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी एंड आईजीएम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईजीए की। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आईजीए दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ए, क्वांटिटी कितनी होती है, 10%, टोटल एंटीबॉडी का 10% होता है। द प्राइमरी एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, यानी मल्क, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर जो होता है दैट इज नोन एज द कोलेस्ट्रम, उसमें पाया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट इज 1,70,000, प्रेजेंट इन सलाइवा, म्यूकस एंड अदर सिक्रीशन। तो अदर सिक्रीशन इन द सेंस जो है एक्जोक्राइन सिक्रीशन जो होता है हमारे बॉडी के, ऑलमोस्ट ये सभी एक्जोक्राइन सिक्रीशन में पाया जाता है। प्रेजेंट इन ऑल एक्जोक्राइन सिक्रीशन। ओके, फंक्शन देखेंगे। प्रमो सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड इंजेस्टेड पैथोजन। जो हमारे सांस के रास्ते जो है पहुंच जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ऐसे पैथोजन को ये क्या करता है, किल करता है, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा एंटीबॉडी है आपका आईजीडी, इम्यूनोग्लोबिन डी जो होता है, इसका परसेंटेज है अमाउंट 1 to 3%, 1 से 3% पाया जाता है। प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, यानी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ऑन द सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड। तो ये लिम्फो ब्लड जो होती है, ब्लड सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, उन्हीं की सरफेस पर पाया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 1,85,000 डाल्टन होता है, 1,85,000। इसका काम क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, ये बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है। एंड डेवलप एंड मैच्योरेशन ऑफ इम्यून रिएक्शन। तो ये हमारे इम्यून रिएक्शन को डेवलप करता है और उसके मैच्योरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट एंटीबॉडी आपके पास आईजीई, इसका अमाउंट है 0.05%, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लीस्ट एंटीबॉडी है, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है। प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में पाया जाता है। सो स्पेसिफिक लिंकेज विद द मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स। तो ये हमारे बॉडी की मास्ट सेल जो कि हिस्टामिन सिक्रिएट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रिएट करता है, और बेसोफिल सेल्स सेम फंक्शन होता है मास्ट सेल और बेसोफिल्स का, ठीक है, जो हिस्टामिन का सिक्रेशन करती हैं। तो उन्हीं के साथ ये स्पेसिफिक लिंकेज में पाया जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1,88,000 होता है, 1,88,000। फंक्शन देखेंगे, स्टिमुलेशन ऑफ मास्ट सेल, ये मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है एंड रिलेटेड टू द एलर्जिक रिएक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैरासाइट। तो मास्ट सेल जो है हिस्टामिन का सिक्रेशन कब करना शुरू करती हैं, जब कोई एलर्जेंट जो होता है
या पैरासाइट या पैथोजन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है, तो उसके द्वारा सिक्रेट किए हुए केमिकल रिस्पॉन्स के प्रति जो है हमारे बॉडी की सेल्स जो है वो हिस्टामिन रिलीज करना शुरू कर देती है, मास्ट सेल वहां से हिस्टामिन रिलीज करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला एंटीबॉडी जो है वो आईजीई है। नेक्स्ट है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जी। 75 to 80% अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है। मोस्ट abundantly found antibodies and main immunoglobulin of the blood and interstitial fluid which has capacity to pass through the placenta। ये एंटीबॉडी जो होता है ये साइज में इतना छोटा होता है कि ये आसानी से प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाता है, आसानी से मैटरनल ब्लड से डिफ्यूज करता है और फीटल ब्लड तक पहुंच जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो सबसे कम होता है 1,46,000, 1,46,000। टू स्टिमुलेट द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम टू प्रोवाइड द इम्यून पावर, ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। पावर टू ह्यूमन एम्ब्रियो एंड स्पेसिफिक लिंकेज विद द फाइगोसाइटिक सेल ऑफ द फाइगोसाइटोसिस। तो फाइगोसाइटोसिस के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनके साथ एक स्पेसिफिक लिंकेज में पाया जाता है आईजीजी। और ये सबसे छोटा एंटीबॉडी होने की वजह से मैटरनल ब्लड से डिफ्यूज करके फीटस तक चला जाता है और फीटस को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पैसिव इम्यूनिटी मतलब जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में ना बनी हो, ना डेवलप हुई। नेक्स्ट एंड लास्ट है आईजीएम, इम्यूनोग्लोबिन एम। देखिएगा आईजीएम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन एम, ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। किसी भी एंटीजन के प्रति रिस्पॉन्स में सबसे पहला एंटीबॉडी जो जनरेट होता है, जो डेवलप होता है, वो होता है आईजीएम एंड प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, that is 80%, and interstitial fluid and large size immunoglobulins with the pentameric form। अंडरलाइन कर लीजिएगा, आईजीएम जो होता है इम्यूनोग्लोबिन एम, देखेंगे आईजीएम जो होता है ये पेंटामेरिक फॉर्म में पाया जाता है। पेंटामेरिक फॉर्म कहने का मतलब आईजीएम के 5 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। और इन पेंटामेरिक फॉर्म का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 9,60,000, यानी हैवीएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। फंक्शन देखेंगे, फर्स्ट अपीयर्ड एंटीबॉडी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ डिफेंस। डिफेंस यानी बचाव के समय पे पहला ऐसा एंटीबॉडी है जो डेवलप होता है। स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन, इसका रिएक्शन जो होता है काफी फास्ट होता है एंड रिलेटेड टू द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यानी जो पूरक सिस्टम होता है हमारा, उससे रिलेटेड पाया जाता है। देखिए ज्यादातर इंट्रावेस्कुलर होते हैं, यानी ये एंटीबॉडीज अगर आपको जरूरत पड़ने पे दी जाए तो आपके वेन्स के अंदर भेजी जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं। पहला देखेंगे आईजीजी, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्लूइड, आईजीए प्रोटेक्ट द बॉडी सरफेस, आईजीएम प्रोटेक्ट द ब्लड स्ट्रीम, आईजीई मीडिएट्स रीजन
regional hypersensitivity, and IgD, that is activation of B lymphocytes. जैसे बोला जाता है ना कि जैसे अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो एंटीबॉडी जो होती हैं वो लेबोरेटरी में बना करके भी रखी जाती हैं और जरूरत पड़ने पर पेशेंट को दी जाती हैं। तो ये जो दी जाती हैं वो इंट्रावेस्कुलर होती हैं। इंजेक्शन जो होता है वो दो तरीके से लगता है, एक होता है आईवी बोलते हैं और एक को बोलते हैं आईएम। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेस्कुलर या इंट्रावेनस बोलते हैं, इंट्रावेनस बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको वेन्स में दिया जाता है, इंजेक्शन वेन्स में नसों में लगाई जाती है ना कई बार। और एक होता है आईएम, इंट्रामस्कुलर। इंट्रा मस्कुलर मतलब ये मसल्स में लगा दी जाती हैं, हाथ पे लगा दिया जाता है या हिप पे लगा दिया जाता है, तो ये इंट्रामस्कुलर होता है। देखिएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, आपके बॉडी में सबसे पहला जो बचाव का लेयर होता है वो क्या होता है? स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमारा जो कंट्री है, कंट्री का ही जो प्रोटेक्टिव फिनोमिनन है हमारा, देख लीजिएगा डिफेंस मैकेनिज्म है कैसे काम करता है। तो उसमें भी कई सारी लेयर होती हैं। जैसे एक होता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। सबसे बाहर मान लीजिए इधर की तरफ कोई दूसरी कंट्री है, तो उस कंट्री से जो सबसे बाहरी लेयर जो होता है, जो सबसे पहले लड़ाई करता है, वो होता है क्या? बीएसएफ। उसके बाद कहीं होगी आर्मी। ठीक है, फिर उसके अंदर जो होता है ये पुलिस होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो अलग अलग लेयर में हमारा डिफेंस सिस्टम काम करता है। मान लीजिए कोई बॉर्डर को क्रॉस करके चोरी छुपे चला आया, तो यानी यानी बीएसएफ से बच गया। हो सकता हो आर्मी वालों की नजरों में आ जाए, फिर क्योंकि उसके बाद उनके कैंप लगे हुए होते हैं जगह जगह पर। फिर अगर उनसे भी बच के आ जाएगा तो फिर पुलिस उसको तलाशेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री लेयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे ही हमारे बॉडी में भी डिफेंस सिस्टम पाया जाता है। तो उसमें भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी अगर कोई पैथोजन अटैक करता है तो सबसे पहले बचाव में कौन आएगा? स्किन आएगी और म्यूकस मेम्ब्रेन आएगा, क्योंकि वो हमारे स्किन के थ्रू इंटर करेगा या फिर हमारे एयर पैसेज के थ्रू या हमारे डाइजेस्टिव पैसेज के थ्रू इंटर करेगा, और वहां दोनों जगह पे म्यूकस पाया जाता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस देखेंगे, अगर मान लीजिए स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर चला गया या म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे बॉडी के अंदर चला गया, तो वहां पे हमारा ब्लड ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स होंगी न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफाजेज और इंटरफेरॉन, फीवर एक्सेट्रा। ये हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर ये उससे फाइट करेंगे, लड़ेंगे। अगर इससे भी बच जाएगा देन हमारा काम करेगा क्या? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होता है, टी एंड बी लिम्फोसाइट, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी फिर काम आएगी और उस पैथोजेंस के अगेंस्ट क्या करेगी? फाइट करेगी। नेक्स्ट देखेंगे, टॉपिक है वैक्सीनेशन। व्हाट इज वैक्सीनेशन? ठीक है, तो देखेंगे व्हाट इज वैक्सीन। पहले हम बात करते हैं वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिव पैथोजन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। वैक्सीन जो होता है वो एक तरीके का सस्पेंशन होता है, यानी सॉलिड एंड लिक्विड का एक मिक्सचर हो जिसमें सॉलिड घुले नहीं, सस्पेंशन कहलाता है। जैसे कोई पैथोजन है, उसको हमने क्या किया? इनएक्टिवेट कर दिया। इनएक्टिवेट कर दिया, चाहे उसको किल कर दें या इनएक्टिव फॉर्म में स्टरलाइज कर दें। तो वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिव पैथोजन और एंटीजेनिक एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन विच इज टेकन orally or injected to provide the immunity for that pathogen। तो देखिए होता क्या है वैक्सीनेशन में, हम इनएक्टिव जर्म को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, चाहे ओरली करते हो या इंजेक्शन के थ्रू करते हो।
तो हम उस एंटीजन, उस पैथोजन को, जो पैथोजन होगा यानी बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, कुछ भी हो, ये पैथोजन जो है इसको हमने अपनी बॉडी के अंदर भेजा, तो इस पैथोजन के साथ इसका एंटीजन भी जाएगा। ठीक है, इस एंटीजन को हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज करता है और इसी एंटीजन के खिलाफ क्या करता है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। तो हम वैक्सीनेशन किसके अगेंस्ट करते हैं, वैक्सीनेशन हम करते हैं जो कॉमनली कॉज डिजीजेज हैं, जो आसानी से हो जाती हैं, उनके खिलाफ हम क्या करते हैं, बचपन में ही वैक्सीनेशन करा लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक वैक्सीन दिया गया डीपीटी का, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस का। ठीक है, तो हमको पता है कि हमारे आसपास इन्वायरमेंट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इस बच्चे को आगे चल करके डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो हम पहले से ही क्या करते हैं, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थीरिया कॉज करता है, पर्ट्यूसिस सूफिंग कफ, और टिटेनस यानी क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनको हम पकड़ लेते हैं और पकड़कर हम इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं या फिर स्टरलाइज कर देते हैं, या इनके द्वारा सिक्रीट किए हुए केमिकल को हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसी केमिकल को या इस इनएक्टिव बैक्टीरिया को या पैथोजन को हम ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जब इनएक्टिव फॉर्म में वो जाएगा तो वो मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाएगा, यानी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने उसको इनएक्टिवेट कर दिया है। तो उसके साथ सिर्फ उसका एंटीजन बचेगा। तो वो एंटीजन जब हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी के सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगे। तो यही रीजन होता है वैक्सीनेशन का। इसीलिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीन को लगा लगाते हैं। ओके, हिस्ट्री देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे एडवर्ड जेनर का नाम आता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन्होंने सबसे पहली वैक्सीन डेवलप की थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन डेवलप की थी, वो भी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में। ठीक है, एंड ही गेव द टर्म वैक्सीनेशन फॉर दिस प्रोसेस। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि एडवर्ड जेनर जो है, इनको हम फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहला वैक्सीन प्रिपेयर किया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन प्रिपेयर किया था इन्होंने। लुइस पास्चर, वे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। He discovered the process of inactivating the pathogen and prepared vaccine for the anthrax, chicken cholera and rabies। तो एंथ्रेक्स अंडरलाइन कर लीजिएगा। एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरिया है, इसका यूज जो है एज ए बायो वेपन किया जाता है। बायो वेपन जानते हैं, मतलब जिंदा हथियार, जिंदा जैसे कोई जीव जो है उसको हम एज अ वेपन यानी हथियार के तौर पर यूज करें। जैसे बोला जा रहा है ना कि चाइना वालों ने ही कोरोना वायरस को बनाया है, तो उसने बनाया और छोड़ दिया, तो इससे पूरी दुनिया तबाह हो गई। ना किसी बम की जरूरत पड़ी, ना रॉकेट की जरूरत पड़ी, ना लड़ाई की, ना झगड़े की, किसी तरीके की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर इस तरह का कोई पैथोजन यूज किया जाए लोगों को मारने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बायो वेपन। क्या बोलते हैं, बायो वेपन। तो एंथ्रेक्स का यूज जो है वो बायो वेपन के तौर पर किया जाता है या किया जा सकता है। यूजुअली अभी कोई भी कंट्री जो है वो बायो वेपन का यूज नहीं किया है, क्योंकि बायो वेपन यूज करने के बाद जो है जरूरी नहीं है कि जिस देश में छोड़ा जाए उसी देश को अफेक्ट करेगा। हो सकता है कि एयर बॉर्न या वाटर बॉर्न हो,
तो उनके कंट्री के भी लोगों को अफेक्ट कर सकता है या किसी दूसरी कंट्री के लोगों को भी ये बीमारी अफेक्ट कर सकती है, ये पैथोजन अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत ही डेंजरस होता है बायो वेपन। देख लीजिए, अगर गलती से ही चाइना वालों ने ही अगर बनाया हो और इसको रिलीज किया हो, तो सोच लीजिए इसको अभी खत्म करने के लिए हमको 2 साल लग गए, अभी तक इसको हमने खत्म नहीं किया। तो एंथ्रेक्स जो होता है ये भी काफी पावरफुल, ये हार्मफुल बैक्टीरिया है जो काफी नुकसान पहुंचाता है, तो इसका यूज भी एज ए बायो वेपन किया जा सकता है। नेक्स्ट है वॉन बेहरिंग। He discovered the process of passive immunization and prepared the anti-diphtheria serum. डिप्थीरिया यानी गला घोटू एक बीमारी होती है, डिप्थीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी कॉज करता है, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने एंटी डिप्थीरियल सीरम तैयार किया बाय इंजेक्टिंग द डिप्थीरिया एंटीजन इनटू द सीप। इन्होंने डिप्थीरिया के एंटीजन को सीप में एंटर किया, भेड़ में, जिसके द्वारा उसने क्या किया, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया। वॉन बेहरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, यानी बनी बनाई एंटीबॉडी जो है या रेडीमेड एंटीबॉडी किसी पर्सन के बॉडी में जब इंजेक्ट कर दी जाती है, तो वो एंटीबॉडी उसके बॉडी में जाने के बाद उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन जो है मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि कई सारे लोग ने रिपोर्ट किया है कि उनके यहाँ नेटवर्क इशू है इसलिए क्लास नहीं कर पा रहे हैं। बेटा इसके लिए तो आप उन्हीं से बात कर लो। कुछ क्या हुआ? एंटी स्पर्म कहाँ पे पड़े हो? एंटी स्पर्म एंटीबॉडी बेसिकली एंटीबॉडी नहीं होते, कुछ केमिकल फैक्टर होते हैं जो किसी दूसरी स्पीसीज के स्पर्म को एक दूसरे से फर्टिलाइज नहीं होने देते हैं। वो वो भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के तरीके से ही होता है, ठीक है, लेकिन वो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग कहलाता है। केमिकल होता है, अगर वो एक दूसरे की मैचिंग का नहीं होगा तो स्पर्म एंड ओवा एक दूसरे से फ्यूज नहीं करेंगे। तो यही एक रीजन होता है कि नेचुरल कंडीशन में दो डिफरेंट स्पीसीज के गैमीट आपस में फ्यूज नहीं कर पाते हैं, या दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मेटिंग नहीं शो करते हैं, बट हम इसको लेबोरेटरी में करा सकते हैं, तभी तो हम हाइब्रिड प्रोड्यूस कर पाते हैं। ओके, हाँ हाँ हाँ, इनएक्टिव फॉर्म में वायरस का यूज किया जा सकता है। अब इसके बारे में मैंने स्टडी नहीं की है, या तो इनएक्टिव वायरस होगा इसमें, या फिर इसके द्वारा फॉर्म किए हुए केमिकल होंगे, टॉक्सिन, मतलब जो ये प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर जाकर के टॉक्सिन, तो उसी टॉक्सिन को हम लेकर के इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उस टॉक्सिन के साथ जो है कुछ एंटीजन इसका जाएगा, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जाएगी, और वो एंटीजन जब जाएगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी।
तो इसीलिए तो प्लाज्मा डोनेट करते हैं। जैसे जो लोग रिकवर हो जाते हैं वो अपना प्लाज्मा इसीलिए तो डोनेट करते हैं कि अगर वो प्लाज्मा किसी दूसरे पर्सन को दिया जाएगा तो उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, तो उससे वो पर्सन तुरंत रिकवर हो जाएगा। हो सकता हो किसी की बॉडी ना बना रही हो एंटीबॉडी, या उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है स्लो हो, तो अगर उसको हम बनी बनाई एंटीबॉडी दे दे तो हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए। हाँ, प्लाज्मा के थ्रू। ओके।